हेलो फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हो तो इस आईपीओ के बारे में तो जरूर जानते हो। आज हम बात कर रहे हैं एनएसडीएल के बारे में। इसका आईपीओ लॉन्च हो रहा है एंड आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फ्रॉम अ सूटेबिलिटी पर्सपेक्टिव कि ये आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसका एक इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे सीडीएसएल के साथ, जो कि इसका इकलौता कॉम्पिटिटर है, एंड उसके साथ ही समझेंगे ये एक कितने बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनती जा रही है, जिसके अंदर सिर्फ डिपॉजिटरी जो है वो एक 50% का ही बिजनेस है। बाकी जो बिजनेसेस हैं वो हो सकता है आने वाले टाइम में इसको ओवरटेक कर जाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं कि डिपॉजिटरीज क्या होते हैं। डिपॉजिटरीज जैसे मैं आपको पहले भी अपने वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, डिपॉजिटरीज को आप एक तरीके से वेयर हाउस समझिए शेयर्स का। जब आप शेयर्स लेते थे पहले टाइम में तो उस टाइम पे पेपर फॉर्मेट में मिलते थे, आपको फिजिकल मिलते थे शेयर्स। आज की डेट में एक इलेक्ट्रॉनिकली वो स्टोर हो जाते हैं एंड उनका जो भी मेंटेनेंस होता है, जब भी आपके पास कोई शेयर आया या आपसे कोई शेयर गया, उसके आगे क्रेडिट या डेबिट की एंट्री लग जाती है। ऑथेंटिकेशन होता है कि ये आप ही के थे या नहीं थे। ये सारा काम जो होता है डिपॉजिटरीज करती हैं वाया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जो कि होते हैं आपके स्टॉक ब्रोकर्स। ये था डिपॉजिटरीज का मोटा मोटा फंक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी इंडस्ट्री एनालिसिस से। आपकी जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज है जिसके अंदर ये आती है, उस केस वो डिपेंडेंट होती है आपकी जीडीपी पे। लोगों के पास कितना पैसा आ रहा है, लोग बाग अपना कितना पैसा शेयर्स में डालते हैं। देन गवर्नमेंट क्या क्या चीजों को डीमैट फॉर्म में रखना चाहती है, जैसे पहले इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस भी आपको डीमैट फॉर्म में मिलेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी डीमैट फॉर्म में मिलेंगी। जो आपके बॉन्ड्स होते हैं वो भी डीमैट फॉर्म में मिलेंगे। उन केसेस के अंदर इनके पास असेट क्लासेस बढ़ जाती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं वो भी आपको, शेयर्स जो होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, यूनिट्स होती हैं, ये सब आपको डीमैटलाइज फॉर्म में मिलते हैं। उन केसेस के अंदर इन जैसी कंपनीज एनएसडीएल एंड सीडीएसएल का जो रेवेन्यू होता है वो बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। तो वही इंडस्ट्री जो है अपनी, जो मैं बात कर रहा था, इंडस्ट्री ग्रोइंग इसी सेंस में है कि इंडिया एक अंडर पेनिट्रेटेड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ बोथ इंश्योरेंस, इन टर्म्स ऑफ असेट्स जो भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट्स में, वो इन टर्म्स ऑफ डीमैट अकाउंट्स। हमारे पास 140 करोड़ जनसंख्या पे सिर्फ 10 करोड़ डीमैट अकाउंट। आने वाले टाइम में अगर हमारी कंपनीज बहुत ज्यादा हम लोग डेवलप करते हैं इंडिया के थ्रू, इंडिया के अंदर नई नई कंपनीज आती हैं जो कि लिस्ट होना चाहती हैं, तो उन केसेस के अंदर भी एनएसडीएल एंड सीडीएसएल जो होंगी उनको बेनिफिट्स होगा। तो ये मोटा मोटा था हमारा इंडस्ट्री ग्रोइंग है सब्जेक्टिवली क्वालिटेटिवली तौर पे। उसके अलावा जो कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट आधार और केवाईसी और ये जो लिंकेजेस करती हैं, इनके अंदर भी सीडीएसएल और एनएसडीएल का हाथ है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कंपनी के बारे में इन डेप्थ में। सबसे पहला काम जो एनएसडीएल करती है वो है आपका रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस का, यानी कि आपके जितने भी शेयर्स होते हैं उनका अलॉटमेंट आपको जब आईपीओ लगता है तो उस टाइम पे अलॉटमेंट जो होते हैं वो ये करती है। उसके बाद अब उनका ट्रांसफर भी यही करती है। जैसे मैंने आपको बताया मेन नंबर पे अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप रिकॉर्ड्स, अकाउंट ओपनिंग एंड मैनेजमेंट। जब कोई नया डीमैट अकाउंट खोलते हो आप तो यहाँ पे आप जाओगे। सेटलमेंट ऑफ मार्केट एंड ऑफ मार्केट ट्रांसफर, अगर आपने अनलिस्टेड शेयर्स भी लिए हैं तो आपके डिपॉजिटरी में आएंगे वो। उस केसेस के अंदर भी एनएसडीएल या सीडीएसएल का हाथ होता है। डीमैटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, जब भी आप शेयर्स लेते हो तो उनका डीमैटलाइजेशन जो होता है वो ये कंपनी करती है। इनफैक्ट ये लोग जो इशूअर्स होते हैं, यानी कि जिन कंपनीज के वो शेयर है, उनसे भी चार्जेस लेती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज कॉर्पोरेट एक्शंस। आपके जितने भी इशूअर्स हैं उन्होंने अगर आपको राइट्स दिए, डिविडेंड्स दिए या फिर बोनस स्टॉक स्प्लिट्स जो भी दिए, वो उन सबका मैनेजमेंट, उन सबका जो बही खाता मैनेज होता है वो सब भी करती है। देन जो ट्रेडर्स है उनको पता होगा कि जो प्लेज या मार्जिन प्लेज होता है, उन केसेस में आप लोग अपनी सिक्योरिटीज को जब प्लेज कर देते हो एडिशनल मार्जिन के लिए, वो केसेस भी एनएसडीएल हैंडल करती है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनीज के अंदर आजकल जो ई वोटिंग आ गया या फिर आपका कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स आ गए, ये सारे टेक्नोलॉजिकल फीचर्स हैं। बेसिकली हर एक कंपनी ये करती ही है, बट टेक्नोलॉजिकली एनएसडीएल एंड सीडीएसएल ने भी ये स्टार्ट कर दिया करना। तो वो केसेस के अंदर भी कंपनी वहां पे आगे है अपना टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के मुकाबले में। इसी तरह से जब आप इसकी एंसिलरी अगर प्रोडक्ट्स की बात या सर्विसेज की बात की जाए, इसके अलावा ये लोग आपको डिजिटल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज देते हैं, यानी कि आप अपनी सिक्योरिटीज को प्लेज करके उन पे लोन ले सकते हो एंड ये काम भी एनएसडीएल करती है। एफपीआईज यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने बहुत काम कर रखा है। पूरा एक पोर्टल बना रखा है इन्होंने, जिसके अंदर ये लोग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है उनको आने के लिए, देन उनकी लिमिट मॉनिटरिंग के लिए, उनके इन्वेस्टमेंट डेटा के लिए, उनका अकाउंट वैलिडेशन
देन म्यूचुअल फंड्स के रिडेम्पशन अगर है, कोई म्यूचुअल फंड रिडीम करना चाहता है तो उसके एपीआईज हैं, अगर कोई अपना फिनटेक पोर्टल बनाता है तो उसको इसकी जरूरत पड़ेगी। देन आपका इशुअर सर्विस पोर्टल, यानी कि जो भी इशुइंग कंपनीज हैं उनकी सर्विसिंग के लिए उनका आईएसआई जनरेशन, कॉर्पोरेट एक्शन, बिलिंग इन्फॉर्मेशन, उन सब चीजों के लिए इन्होंने एक पोर्टल बनाया जो कि इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों ये था आपका एनएसडीएल यानी कि डिपॉजिटरी वाला जो बिजनेस है उससे रिलेटेड स्टफ। अब हम बात करते हैं एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक क्या करता है। एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक जो है बेसिकली आपके जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक है या फिर फिनो पेमेंट्स बैंक है, डिफरेंट पेमेंट्स बैंक है जो आरबीआई ने अलाउ किए हुए हैं। इनके तहत ये लोग सर्विसेज देते हैं आपको, सिंप्लीफाइड बैंकिंग सर्विसेज की। देन आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, क्लासिक सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स बेसिकली सेविंग्स अकाउंट, देन डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर विद इन इंडिया अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो, देन आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज यानी कि आप आधार नंबर के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। यह है बेसिकली आई थिंक एक नया सिस्टम डेवलप हो रहा है जिसमें आपको इंटरनेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप आधार नंबर डालोगे एंड पेमेंट हो जाएगी। ये अभी आई थिंक ऑनगोइंग है एंड इसका ट्रायल्स चल रहे हैं। बेसिकली माइक्रो एटीएम्स यानी कि छोटे छोटे जो कैश डिस्पोजल के लिए आते हैं छोटे शहरों या गाँव, या देन आपकी कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, ये आपके लोन के जो ईएमआईज होते हैं या फिर आपके कैश पेमेंट्स होते हैं उनको कलेक्ट करने का काम भी करते हैं। देन आपके कस्टमर के सर्विस पॉइंट्स, बेसिकली ये मिनी बैंक्स हैं जो कि विड्रॉल, डिपॉजिट और मनी ट्रांसफर के लिए हेल्प करते हैं लोगों की। तो पेमेंट्स बैंक का इनका ये बेसिकली इन्होंने इनकी सब्सिडरी है जो कि ये सब चीजों में डील करती है। इनका मेन टारगेट है कि आप अपनी फाइनेंशियल इंक्लूजन करो और एपीआई बैंकिंग के थ्रू B2B इंफ्रा बना रहा है ये बेसिकली आपका। इसके बाद दोस्तों इसकी जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपनी है उसका नाम है एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट। इसके पास बहुत ही रिच डेटा है इस पूरी कंपनी के पास ना, हर एक इन्वेस्टर के शेयर्स का, हर एक इन्वेस्टर्स के शेयर्स ट्रांसफर्स का, उनके रिकॉर्ड्स, उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स, उनकी पीआईआई इंफॉर्मेशन, तो उसका इन्होंने एक सेपरेट कंपनी बना रखी है जो कि अगेन इनको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। स्पेशली इंश्योरेंस रिपोजिटरी के अंदर ये लोग हैं। इंश्योरेंस रिपोजिटरी IRDAI से इन्होंने अप्रूवल ले लिया इंश्योरेंस रिपोजिटरी का, डिजिटाइजेशन करेंगे, उसकी कलेक्शन करेंगे, स्टोरेज करेंगे एंड मैनेजमेंट करेंगे जो भी इंडिया में इशू हुई है उनके। देन सेबी के साथ NDML रजिस्टर्ड है KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी के लिए। आपके अकाउंट्स जो भी होते हैं उनको KRA वेरीफाइड होना चाहिए, यानी कि आप अगर किसी और ब्रोकर के पास भी हो या फिर कहीं और आप ट्रेडिंग करते हो तो वो सारी चीजें जो होती है वही बता लेते हैं। देन ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का भी काम करती है। देन ये आधार के साथ एक मिलके KYC का यूजर एजेंसी भी करती है, यानी कि आधार बेस्ड KYC ऑफ क्लाइंट्स। बेसिकली जो आपका NDML है वो इन सर्विसेज के अंदर आती है विच आर जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट है फंक्शनल, इन पूरे उसको फंक्शनल बनाने के लिए। अब अगर बात की जाए इस कंपनी के ऑपरेशंस की, यानी आप अगर देखोगे तो नेशनल पेमेंट NSDL पेमेंट्स बैंक लिमिटेड एंड NSDL डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, इनका परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है रेवेन्यू के अंदर, तो आप देखोगे कि 50% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू का वो आता है इनको पेमेंट बैंक्स के थ्रू, एंड वहीं पे आपका 5 to 6% जो रेवेन्यू है वो आता है NDML के थ्रू। हाउएवर इनका जो ऑपरेटिंग रिजल्ट्स है यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो NPBL सिर्फ 1% देता है एंड 7% जो है वो NDML लेता है। इसका मेजर कंसर्न ये है कि जो आपका पेमेंट्स बैंक वाला बिजनेस है वो स्केलेबल तो है, मतलब वो स्केल कर चुका है, बट वहीं पे कहीं लीकेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो वो अगर ये लोग क्रैक कर लेंगे तो इनका जो भी वैल्यूएशन है कमांड कर रहे हैं वो बढ़ सकती है। इसके बाद दोस्तों हम इसका पूरी कंपनी का अगर एक बाइफर्केशन देखें, ऑलमोस्ट 43% रेवेन्यू जो है वो इसको आता है आपका डिपॉजिटरीज के थ्रू। उसके बाद 50% रेवेन्यूज आता है बैंकिंग के थ्रू जो हमने भी देखा, एंड ऑलमोस्ट 5 to 6% आता है डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू। काम ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों कि इसका जो डिपॉजिटरीज का बिजनेस है वो इंक्रीजिंग है, बैंकिंग मैनेजमेंट का जो है वो डिक्रीजिंग है, एंड वहीं पे डेटाबेस मैनेजमेंट का जो है वो भी डिक्रीजिंग है। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो इंक्रीजिंग फाइनेंशियल्स हैं इसके, ऑलमोस्ट 7 to 8% जो है वो अदर इनकम है, यानी कि जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करे उनके थ्रू, बट मेजरली जो इनका रेवेन्यू सोर्स है वो 92%, अगेन जो हमने पहले बाइफर्केशन देखा वो इंक्रीजिंग उसमें है चार्टर्स में। डिपॉजिटरीज का बिजनेस इनका बढ़िया है। उसी तरह से अगर आप इनके एम्प्लॉय एक्सपेंसेस देखोगे तो 9% के अराउंड एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है। अदर एक्सपेंसेस सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। अदर एक्सपेंसेस हमने देखा बेसिकली इनके अदर एक्सपेंसेस जो है वो मोस्टली रेमिटेंसेस के अंदर है, यानी कि जो भी ये पेमेंट्स करते हैं किसी और को उनके चार्जेस बेसिकली जो लगे हुए हैं वो अदर एक्सपेंसेस में है, एंड आई थिंक इनको सेपरेटली उसको लिस्ट कर देना चाहिए बिकॉज ऑफ सच हायर अदर एक्सपेंसेस।
अगर आप इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट फिगर है, वो ये है 20% के अराउंड है इनके, विच इज अगर एक कंपाउंडिंग मशीन है, बेसिकली कैश जनरेशन मशीन है, ये कंसिस्टेंटली अगर इसको डिलीवर करते रहे तो इनकी वैल्यूएशन सिग्निफिकेंट हो जाएगी लॉन्ग टर्म के अंदर। अब दोस्तों, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे इस कंपनी के बारे में, कंपनी एक तरीके से एक डेटा वेयरहाउस है, एक बड़ा डेटा वेयरहाउस है, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अपने इस डेटाबेस मैनेजमेंट और इनके सर्वर्स और जो भी आईटी सिस्टम्स हैं उनकी अपकीप के लिए भी लगते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 21% जो है डिपॉजिटरीज बिजनेस का, वो इनके टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस में चला जाता है। सिमिलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि नए मशीन्स को लगाना या फिर नई चीजों को लगाना, 10% के अराउंड इनका वो बिजनेस में चला जाता है। सिर्फ डिपॉजिटरी बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पे। और अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंस देखोगे, यानी कि जो इनके रेगुलर आपकी टोटल बिजनेस के लिए, टोटल बिजनेस का ऑलमोस्ट 6 to 7% जो है वो ये लोग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड सपोर्ट के अंदर लगा देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि इन केसेस में जब कोई डिफॉल्ट होता है या फिर कोई सिस्टम आउटेज होता है, इस कंपनी के ऊपर असर पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, एंड वो एक सिग्निफिकेंट असर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी का कंपैरिजन। बेसिकली जैसा हमने अभी देखा कि ये कंपनी सिर्फ डिपॉजिटरी बिजनेस में नहीं है, यह कंपनी इंश्योरेंस रिपोजिटरी में भी है, आरटीए में भी है यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, एंड उसी के साथ ही केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी में भी है। तो वहां पे अगर आप देखोगे इसका जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है, तो सीडीएसएल जो है वो इसको कई जगह पे इससे आगे है, बिकॉज सीडीएसएल जो है वो एक रिटेल उसमें है सेगमेंट में, एंड एनएसडीएल जो है वो इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट में। इसका फायदा भी और इसका नुकसान भी है। जैसा हमने शुरू में बोला कि इंडस्ट्री ग्रोइंग है, लॉट ऑफ डीमैट अकाउंट्स ओपन होंगे, उस केस में सीडीएसएल को ज्यादा चांस मिलेंगे रादर देन एनएसडीएल। बट एनएसडीएल इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन जो अपना डिपॉजिटरी बनाते हैं उसको जल्दी से स्विच नहीं करते, उनका रिकरिंग रेवेन्यूज होता है वो ज्यादा होता है, उनकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, उनकी असेट्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो उस केस के अंदर एनएसडीएल जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट है उसके अंदर सीडीएसएल को बीट करता है। बट फ्रॉम अ रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, सीडीएसएल जो है एनएसडीएल के ऊपर भारी है। इंश्योरेंस रिपोजिटरी की अगर बात की जाए तो वहां पे आप देखोगे कैम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है एनएसडीएल के। कैम्स अगेन एक सेपरेटली लिस्टेड कंपनी है, तो वहां पे आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि क्या ये आगे जाके इससे आगे निकलेगा या नहीं। सिमिलरली आरटीएस के अंदर आप देखोगे के फिनटेक इज अ क्लियर लीडर, एंड सिमिलरली केवाईसी रजिस्ट्रेशंस के अंदर आपका अगेन सीडीएसएल का सीवीएल है, एनडीएमएल है, एनएसडीएल का। सीडीएसएल विंस बिकॉज केवाईसी जो होता है बेसिकली यूजर लेवल पे होता है, एंड सीडीएसएल के पास नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा है, एनएसडीएल के पास असेट्स अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है। अब हम लोग इसकी फाइनल रिकमेंडेशन या फाइनल उस पर आता है स्ट्रक्चर पे। कंक्लूसिवली अगर बात की जाए तो ये एक तो इशू जो है कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है वो अपना स्टेक बेच रहे हैं, एंड कोई नया केपेक्स, कोई प्लान्स ऐसे नहीं है कि एक्सपेंशन के प्लान्स या फिर कोई और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पर्पसेस, तो वो इसको थोड़ा वीक कर देता है। अदर दैन दैट दोस्तों, इसका इंडस्ट्री ग्रोइंग है, इसके पास एक स्ट्रॉन्ग मोड है, कैश जनरेशन मशीन है ये। बेसिकली रिस्क जो होते हैं वो इसके अंदर गवर्नेंस रिलेटेड या फिर आपके आईटी सिस्टम्स की जो सिक्योरिटी है उस पर रिलेटेड आ जाते हैं। अदर देन दैट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप इस शेयर को एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो ये था दोस्तों एनएसडीएल का एक कंप्लीट डीप डाइव आईपीओ एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड इस चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।